अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक है वो है फाइलेटिक लाइनेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फाइलेटिक लाइनेज? तो बच्चों, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि दिस क्वेश्चन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम्स। This question has been selected for many times in board exams. शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है और MCQs आते होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये मैंने इस मैरून कलर में दिया हुआ है, जबकि जो MCQs हैं वो नीचे पॉइंट्स की शक्ल में मैंने दिए हुए। ये जितने मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो लिखे हुए हैं ये सारे MCQs हैं। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फाइलेटिक लाइनेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइलेटिक लाइनेज। तो जनाब, फाइलेटिक लाइनेज क्या है? तो बात सुने। अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की एक ऐसी लिस्ट बनाऊं, देखो, जब हम क्लास में बच्चों की लिस्ट बनाते हैं तो एक बच्चा नंबर 1 पर है, दूसरा 2 पर है, तीसरा 3 पर है, चौथा 4 पर है। कितनी प्यारी मिसाल मैं दे रहा हूं, पहला 1 पर है, दूसरा 2 पर है। तो बच्चों, अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट बनाऊं इन सच अ वे कि जो नीचे वाला ऑर्गेनिज्म है वो अपने से ऊपर वाले का डिसेंडेंट है एवोल्यूशन के एतबार से, जो नीचे वाला ऑर्गेनिज्म है वो ऊपर वाले का डिसेंडेंट है और ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म एंसेस्टर है, ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म एंसेस्टर है। तो बच्चों, ये साइंसदानों का मानना है कि फिशेस से एम्फीबियंस निकले, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स निकले, फिर रेप्टाइल्स से आगे मैमल्स और बर्ड्स निकले। तो पता ये लगा कि फिशेस एंसेस्टर्स हैं तो उनके डिसेंडेंट्स एम्फीबियंस हैं, तो एम्फीबियंस के डिसेंडेंट्स रेप्टाइल्स हैं। तो ये मैंने एक ऐसी लिस्ट बनाई जिसमें हर ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म नीचे वाले का एंसेस्टर है और नीचे वाला डिसेंडेंट है अपने से ऊपर वाले का। नीचे वाला डिसेंडेंट है अपने से ऊपर वाले का। डन। तो such kind of list is called phyletic lineage. Such kind of list is called what? Phyletic lineage. Phyletic lineage is an unbroken series. Unbroken series से मुराद it is a list of species. Species की एक ऐसी list जिन्हें आपने arrange किया है, which are arranged in ancestor to descendant sequence. एंसेस्टर बेटा कहते हैं अबाउजदाद। अब उसमें एवोल्यूशन हुई तो क्या बना? डिसेंडेंट बना। फाइलेटिक लाइनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज। इट इज अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज arranged in ancestor to descendant sequence. Arranged in ancestor to descendant sequence. With each later, later से मुराद नीचे वाली स्पीशीज, लेटर से मुराद नीचे वाली स्पीशीज। तो ईच लेटर स्पीशीज हैविंग इवॉल्व्ड, नीचे वाली स्पीशी इवॉल्व हुई है फ्रॉम द वन, उससे दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट, जो कि बिल्कुल उसके ऊपर वाली है, जो कि बिल्कुल उसके ऊपर वाली है। जबरदस्त किस्म की इंग्लिश माशाल्लाह इस्तेमाल हुई है इस डेफिनेशन में। दोबारा सुन लें। फाइलेटिक लाइनेज एक अनब्रोकन सीरीज, एक लिस्ट ऑफ स्पीशीज है जो कि इस तरीके से अरेंज की गई है, उसमें ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वाला एंसेस्टर तो नीचे वाला डिसेंडेंट सीक्वेंस है। विद ईच लेटर मतलब नीचे वाली स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हुई है फ्रॉम दैट, जो कि बिल्कुल उसके ऊपर वाली थी। एक्सप्लेनेशन। आज मेरा कंप्यूटर पता नहीं बार बार हेड हो रहा। ले जनाब, एक्सप्लेनेशन। द लाइफ ऑफ टुडे, आज की जितनी जिंदगी है, जितनी बायोडाइवर्सिटी है, एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लाइनेजेस।
बेटा पूरी पूरी फाइलेटिक लाइनेज फॉलो हुई है। एक बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म से आज के मौजूदा ऑर्गेनिजम्स मार्दे वजूद में आए। The life of today has come into existence through phyletic lineages or evolving populations of the organism. Evolution होती रही, नस्ल दर नस्ल तब्दीलियां आती गई। What is evolution? It is descent with modification. Descendant का पैदा होना modification के साथ, तब्दीली के साथ। Living in the remote past, remote से मुराद बहुत पुराना past। तो बहुत पुराने पास्ट के ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन होती गई और मौजूदा डाइवर्सिटी मार्ज़े वजूद में आई। एवोल्यूशनरी चेंज ऑफन प्रोड्यूसेस न्यू स्पीशीज। एवोल्यूशनरी चेंज से नई स्पीशीज अमल में आती हैं। तो एवोल्यूशन एक इस तरह की तब्दीली नहीं कि मैं मुझ में और मेरे बेटे में जी तब्दीलियां हैं, ऐसा नहीं। एवोल्यूशन एक ऐसी तब्दीली है जिसमें वक्त के साथ साथ नस्ल दर नस्ल स्पीशीज ही तब्दील हो जाती है एंड देन इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी होती है और इस तरह जानवरों की वैरायटी में इजाफा होता है। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, थर्ड फोर्थ भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं। अब जब फैक्ट्स आएंगे ना, फिगर्स आएंगे, वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट था वो इसकी डेफिनेशन थी फाइलेटिक लाइनेज की। If we had a complete record of the history of the life on this planet, अगर हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाए, जिस तरह कल हम लोगों ने पढ़ा था फॉसिल्स का रिकॉर्ड आ जाए और हमारे पास एज डिटरमिन हो जाए सबकी, तो पता लगे एवरी लाइनेज के हर फाइलेटिक लाइनेज का एंसेस्टर सबका कॉमन मिले, would extend back into time to the common origin of all early life। तो पता लगा कि सबका एक कॉमन ओरिजिन हो जो कि बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट था शुरू में। We lack that record। हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शुरू वाले ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट थे वो नरम थे और उन्होंने अपना कोई फॉसिल पीछे नहीं छोड़ा हुआ। फॉसिल छोड़ा होता तो शायद हमें पता लग जाता। So we lack that record because many soft-bodied organisms of the past had not left their preserved record as fossils। तो उन्होंने फॉसिल्स की तौर पर कोई रिकॉर्ड अपना नहीं छोड़ा हुआ क्योंकि वो नरम जिस्म के मालिक थे, उनके अंदर कोई स्केलेटन कोई एज सच नहीं था। तो when we look at the biodiversity, जब हम बायोडाइवर्सिटी पर अपनी नजर डालते हैं तो the number and variety of species in a place, the number of variety of species in a place, तो क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन एक छोटी सी लिखी गई है। बायोडाइवर्सिटी है किसी खास जगह पर आप ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज की वैरायटी देखो कि कितनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बच्चों अगर हम पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी पर नजरसानी करें, जिनके बारे में हम लिख चुके हैं, जिनके बारे में हमारी कैटलॉगिंग हो चुकी है, जिनके बारे में हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, तो बेटा वो नियरली 25 लाख स्पीशीज बनती है। 2.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं which are currently known to science, जिनके बारे में साइंस दी है, जिनके बारे में कैटलॉगिंग हो चुकी है। बेटा अब आए एमसीक्यूज, तो ये पहला वाला भी था कि कितने नोन टू साइंस है जी? 25 लाख, दैट इज 2.5 मिलियन। और अगर मैं अब पूछूं आपसे, ये बोर्ड में बार बार एमसीक्यूज आते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंसेक्ट्स नोन टू मैन, तो आपने कहना है 53.16% तो इंसेक्ट्स हैं जिनके बारे में इंसान जानता है, जिनके बारे में इंसान जानता है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंसेक्ट्स नोन टू मैन? 53.16। बेटा परसेंटेज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम हो, मेरे बच्चों ने याद करना है, 17.6% नोन है। फिर आएगा परसेंटेज ऑफ एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, तो 19.9%।
अब कुछ टीचर्स शरारत करते हैं, वो क्या कर देंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल एनिमल्स दे देंगे पेपर में, हालांकि बुक में नहीं है। तो बुक में टेक्निकली आ भी गया, क्योंकि इंसेक्ट्स अगर 53.16 है और अदर देन इंसेक्ट्स 19.9 है, अदर देन इंसेक्ट्स कितने हैं 19.9, तो इन दोनों को प्लस कर लें तो टोटल एनिमल्स नोन जो है वो 73.6% है। ये याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज होने 73.6%। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वेरियस प्रोकैरियोट्स इज आल्सो नोन टुगेदर, यानी ऑल टुगेदर कितनी है भाई 9.5%। मेरे मुंह से 5 निकला जबकि ये 9.4% है। दिस लिस्ट इज फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीट। और फाइलेटिक लाइनेज की या ये जो डिस्कवरीज हैं, ये जो इंसेक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, सॉरी ये जो ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में हम जानते हैं, ये अभी बड़े कम है बेटा, क्योंकि वेरियस केयरफुल एस्टिमेट्स पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, एस्टिमेट के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक साइंटिस्ट कुछ कहते हैं 5 है, कुछ कहते हैं 10 मिलियन, कुछ कहते हैं जनाब 30 मिलियन तक वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की। इतनी ज्यादा वैरायटी है जिसमें से हमें सिर्फ 2.5 मिलियन का पता है। सो आउट ऑफ दीज 30 मिलियन, only 2.5 million species have been identified so far. इसके साथ ही फाइलेटिक लाइनेज खत्म हुआ। दोबारा सुन लें, फाइलेटिक लाइनेज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, और ये जो पॉइंट नंबर 5 से लेकर 12 तक ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। किसके लिए मेरा बच्चा? एमसीक्यूज के लिए। और अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ चुके हैं। अल्लाहु अकबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हुए हैं जी, इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन अब शुरू हुए हैं, और अब एंड ऑफ द चैप्टर तक लॉन्ग ही लॉन्ग है, लॉन्ग ही लॉन्ग है एंड ऑफ द चैप्टर तक। कैसे आता होता बोर्ड में? बोर्ड में एक लैंग्वेज आती है कि एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड के वेरियस स्टेप्स बता दे, या फिर दूसरे तरीके से पूछा जाता है और वो है एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मेथड फॉर सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मेथड फॉर सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड। तो जनाब साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, एक बकायदा सिस्टम है। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम के अंदर बेटा आप बड़े तरीके से चलते हो, स्टेप बाय स्टेप चलते हो, और हर चीज का रिकॉर्ड रखते हो, और हर चीज एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करते हो, बगैर टेस्ट के कोई बात नहीं करते। लाइक अदर साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस आल्सो, like other sciences, biological sciences also have set methodology. एक methodology है, एक तरीकाकार है, और वो तरीकाकार बेस्ड है एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। इंक्वायरी होती है किसी भी चीज को साबित करने के लिए। डन। तो जनाब इंक्वायरी का सबसे पहला तरीका क्या है बेटा? ऑब्जर्व करना, नोट करना। तो सबसे पहले तो आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ढूंढते हो। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जिस तरह आजकल कोविड-19 जो है, कोरोना जो है, वो एक वबाई मर्ज है, और वो पता नहीं कितनों को मौत के लपेट में ले रहा है। तो कोरोना वायरस कोविड-19 इस टाइम हमारे लिए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बना हुआ है। तो साइंटिस्ट इसको साइंटिफिक मेथड के जरिए हल करेंगे या कर रहे हैं। तो पहला स्टेप इसका ऑब्जर्व करना है, नोट करना है।
कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है, कैसे फैलती है, इसकी वजह क्या है। तो जी हाँ, चाइना के साइंटिस्ट ने फिर नोट किया कि इट ऑलवेज बिगिंस विद ऑब्जर्वेशंस। लोगों ने ऑब्जर्वेशंस बनानी शुरू की बीमारी के मुतालिक। ऑब्जर्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं बेटा? ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। दैट इज, आप देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो, आप सुनकर ऑब्जर्व कर सकते हो, स्मेल एंड टेस्ट एंड टच करके आप ऑब्जर्वेशंस बना सकते हो। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर ने मेरे पेट को देखा, डॉक्टर ने मेरी बातें सुनी, फिर डॉक्टर ने मुझे टच करके पेट के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर हाथ लगाकर कहा पेन तो नहीं हो रही। तो शुक्र करो डॉक्टर ने स्मेल नहीं किया या डॉक्टर ने टेस्ट नहीं किया, वरना डॉक्टर ने मर जाना था। तो जनाब, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी, तो पता लगा ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। अब हमें मालूम है ऑब्जर्वेशंस कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मैंने कहा डॉक्टर साहेब मुझे बुखार है, तो डॉक्टर ने मेरे माथे पर हाथ लगाकर कहा कि हाँ आप बीमार हैं, आपको बुखार है। साथ ही डॉक्टर ने मुझे टेम्परेचर मेरा थर्मामीटर से चेक किया। तो जब थर्मामीटर से चेक करके लिखा डॉक्टर ने कि जी आपको तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, तो पुत्र पहले वर्ड था आपको बुखार है, तो वो क्वालिटेटिव था। तो जब डॉक्टर ने 104 डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल कर लिख लिया, तो डॉक्टर ने एक क्वांटिटी लिखी, डॉक्टर ने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी, तो वो ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव बन गई। मेरा बच्चा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वेरी एक्यूरेट होती हैं ओवर क्वालिटेटिव। कि अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई कितना बुखार था, तो मैं कहूं कि जी बस बुखार था, तो बस बुखार था ये क्वांटिटेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं जी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार था, तो वो फिर क्वांटिटेटिव हो जाएगी। और क्वांटिटेटिव ज्यादा एक्यूरेट है क्वालिटेटिव के ऊपर। द वेरिएबल्स आर मेजरेबल। क्वांटिटेटिव के अंदर जो भी चीज आप नोट कर रहे होते हो, वो नोट करदा चीज, वो वेरिएबल एक तो मेजरेबल है, आप उसको मेजर कर सकते हो, एंड आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और उसको नंबर्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी तरह डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, नंबरों में रिकॉर्ड किया, मेरा टेम्परेचर चेक किया, नंबरों में रिकॉर्ड किया, मेरा वजन चेक किया, नंबरों में रिकॉर्ड किया जनाब। और उसके बाद डॉक्टर साहब जरा सोच में पड़ गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या चक्कर है, क्या सोच रहे हो? कहने लगा मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मैं इस टाइम अपनी ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं इनटू डाटा, दैट इज वैल्यूज की शक्ल में। मैं नुस्खे पर, वो साइड पर कुछ लिखी जा रहे थे, और मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए और तुम्हारी अब की ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो एन ऑब्जर्वर recognizes या organizes सारी observations into data values, that is into data form, and gives a statement. वो स्टेटमेंट उस बंदे के एक्सपीरियंस या उसके बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट, अब पेट में दर्द के हवाले से जितना उसके पास बैकग्राउंड नॉलेज था, जितना एक्सपीरियंस था, और मेरी ऑब्जर्वेशंस को डाटा फॉर्म में लाकर उन सब को मिक्स करके वो एक स्टेटमेंट देने वाला था। वो एक क्या देने वाला था? स्टेटमेंट। तो उसने मुझे कह दिया अफजल साहब आपको आंतों का कैंसर ना हो, या आपको आंतों का अल्सर ना हो, या आपको, मैं रोना शुरू हो गया। मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे आप कैंसर बता रहे हैं, डॉक्टर साहब आप पागल हो गए। वो कहने लगे देखें देखें मेरी बात सुने, दिस स्टेटमेंट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस। मैंने फर्ज किया है यार, मैंने कोई हतमी बात थोड़ी कह दी, मेरी आंखों में कोई अल्ट्रासाउंड मशीन थोड़ी है यार। तो मैंने तो एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई है जो कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन थी।
मैंने कहा टेंटेटिव क्या होती है? कहने लगा टेंटेटिव होती है गैर हतमी। मैं अभी हतमी तौर पर मैं नहीं कह सकता कि तुम्हें अल्लाह माफ करे कोई अल्सर है या तुम्हें कोई मूजी मर्ज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको लग रहा है ना, तो आपके इन अल्फाजों को अभी मुझे टेस्ट करना है। तो जी हाँ, उनकी स्टेटमेंट हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस की उर्दू होती है मफरूजा, फर्ज किया गया जुमला। तो जब आप किसी चीज को देखते हो, आप किसी को देखते हो, तो उसके मुतालिक आप कोई जुमले बना लेते हो। और लड़कियों की तो ये बेहतरीन हॉबी है कि वो किसी को भी देखती हैं तो कहती है मुझे लगता है ये खराब है, मुझे लगता है ये गलत है। तो बेटा वो हाइपोथेसिस कहती हैं, क्योंकि उनका जुमला अभी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, अभी गैर हतमी है। उनके जुमले को भी टेस्ट किया जाना है, विच इज टू बी टेस्टेड। उन्होंने तो किसी चीज के बारे में कुछ फर्ज कर लिया है। तो जी हाँ, हाइपोथेसिस जो है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो मेरा रोना, मैंने रोना बंद कर दिया। मैं कहा डॉक्टर साहब इसका मतलब है आपको लगता है, अब है या नहीं ये तो पता लगेगा एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। मैं टेस्ट करवाऊंगा, सिटी स्कैन करवाऊंगा या फिर क्या करवाऊंगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाऊंगा। तो जनाब एट दिस स्टेज यू शुड लुक एट द वेज ऑफ डिवाइजिंग। डिवाइजिंग कहते हैं तश्कील देना हाइपोथेसिस का। So there are two ways of formulating hypothesis. अब बेटा मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उनकी बेटी मेरे से पढ़ती थी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा अफजल घर आइए जरा, वो सिर्फ आपका कहना मानती है, तो जरा घर आकर उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग कर दें। मैं जनाब उस बच्ची के घर गया तो अब्बू ने उसके बताया कि वो पूरे दिन से कमरे में कैद है। वो जनाब कमरा दरवाजा बंद किया, दरवाजा नहीं खोल रही। तो वो जनाब मैंने जब उसका दरवाजा खटखटाया, मैं क्या बिटिया मैं आया हूं तो जरा दरवाजा खोलो। उसने खोला। मैं क्या मसला है? कहने लगी सर अब्बू मुझे कहते हैं कि शादी कर लो। क्या कर लो? शादी कर लो। तो मैंने नहीं करनी। मैं क्या बेटा तुमने शादी क्यों नहीं करनी? कहने लगी सर मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने ऑब्जर्वेशन की है कि मेरे अब्बू अम्मी पर हाथ उठाते थे। सर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा भाई अब मेरी भाभी पर हाथ उठाता है, उसको मारता है। सर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे चाचू अपनी बीवी को मारते हैं, मेरी चची को मारते हैं। सर मैंने ऑब्जर्व किया है अगर सारे अपनी बीवी को मारते हैं तो मैंने अपने शौहर से मार नहीं खानी, मैंने शादी नहीं करनी। मैं क्या बिटिया ये क्या हरकत कर रही हो तुम? जनरल से, जनरल मतलब सबको देखकर, सबके शौहरों को देखकर तुम तो स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल कर बैठ गई हो कि तुम्हारा शौहर भी ऐसा होगा। चूंकि सारे मर्द ऐसे हैं तो मेरा शौहर भी ऐसा ही होगा। तो बच्चों सारों को देखकर एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल लेना, जनरल ऑब्जर्वेशंस लेकर स्पेसिफिक नतीजा निकाल लेना, डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डिडक्टिव रीजनिंग। तो डॉक्टर ने भी डिडक्टिव रीजनिंग की। उसने कहा जो जो लोग इस जगह की, पेट के इस जगह की दर्द को लेकर मेरे पास आते हैं, चूंकि उन तमाम को, ज्यादातर को आंतों का, इंटेस्टाइन्स का अल्सर निकला, तो तुम्हें भी निकल आएगा। A hypothesis can be the result of deductive reasoning. क्या किया जाता है डिडक्टिव रीजनिंग में? बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉट, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सबको देखकर किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन पर निकाल लिया जाता है। स्पेसिफिक कि वो भी बदतमीज था, वो भी बदतमीज था, सारे लड़के बदतमीज होते हैं तो बस तुम भी बदतमीज आदमी हो। इट इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन। एक खास रिजल्ट आपने निकाल लिया है फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल या assumptions। जनरल मतलब बहुत सारों को देखकर आप किसी एक के बारे में फैसला दे दो। डिडक्टिव लॉजिक इफ एंड देन लॉजिक कहलाता है। इफ देन, अगर तो। सर
अगर तमाम आदमी अपनी बीवियों को मारते हैं तो मेरा भी शौहर मुझे मारेगा। तो इफ देन लॉजिक, इफ everyone beats their wife या everyone hit their wife, तो my husband will also hit me। तो deductive logic of if then is frequently used to frame testable hypothesis। For example, if we accept, अगर हम ये मान लें all birds have wings, तमाम birds के wings हैं, तो जनाब जो स्पैरोज हमारे पास हैं, स्पैरोज आर बर्ड्स, देन वी कंक्लूड के स्पैरोज आल्सो हैव विंग्स। तो जनरल ऑब्जर्वेशन से हमने स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर तमाम ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, then any green plant when placed in dark would not synthesize glucose। अगर हम उसको डार्क में रख देंगे वो ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस करेगा। That is the end product of the photosynthesis। अब दूसरी आई इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में बेटा आप एक बंदे को टेस्ट करते हो और वो सारों पर इतलाक कर देते हो। इसी तरह एक और पेरेंट ने मुझे बुलाया, कहने लगे सर आइए आपकी शागिर्दा जो है आपसे मिलना चाह रही है। मैं जनाब मिलना गया, मैं क्या जी बिटिया बोलो। कहने लगी सर ये लोग मुझे दूसरी शादी का कह रहे हैं। मैं क्या है दूसरी शादी, तो पहली को क्या हुआ? कहने लगी सर मुझे तलाक हो गई। मैं क्या तो मैंने कहा तो कर लो बेटा दूसरी शादी। कहने लगी सर मेरा पहला शौहर मुझे मारता था, तो अब दूसरा भी मारेगा तीसरा भी मारेगा, मैं जितनी शादियां करूंगी मुझे सारे मारेंगे पकड़ कर। मैं कहा वाह बिटिया तुम तो स्पेसिफिक से किधर जा रही हो, जनरल की तरफ। The other way of reasoning used in the formulation of the hypothesis is inductive reasoning. What happens in inductive reasoning? Inductive reasoning is a form of specific, is from specific to general। कि बस अगर एक बंदा खराब तो फिर सारे ही खराब। ठीक है जी। तो इसी तरह मौला अली से किसी ने पूछा, क्या आपसे किसी ने पूछा औरत की कितनी किस्म है? आपने फरमाया जितनी औरत है उतनी किस्म है। किसी एक को टेस्ट करके, किसी एक को आजमाकर सारी औरत जात को गलत ना कह देना। खबरदार जो स्पेसिफिक से जनरल हाइपोथेसिस दी, खबरदार जो स्पेसिफिक से जनरल गए तो किसी एक को आजमाकर सारी औरत जात को गलत ना कह देना। सो इट बिगिंस with specific observations and leads to the formation of general principle। For example, if we know that sparrows have wings, अगर sparrows के wings हैं तो फिर तमाम birds के यानी कि eagle, parrot, hawk, crow are all birds, then we conclude, हम फिर इंड्यूस, दैट इज हम फिर जबरदस्ती ये कहेंगे, वी विल ड्रॉ कंक्लूजन, वी विल टेक आउट नतीजा दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। द साइंस आल्सो देयरफॉर यूजेस इंडक्टिव मेथड्स टू जनरलाइज फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट्स। तो किसी भी स्पेसिफिक इवेंट को लेकर साइंटिस्ट जनरलाइज कर देगा। पुत्र जी इन फैक्ट दर हकीकत sometimes scientists also use other ways to form hypothesis। other ways भी hypothesis में use होती हैं। for example ये लड़कियों के साथ बड़ा कॉमन है, hypothesis ड्रॉ करती हैं किसी के बारे में वो सही नहीं है। किसी ने पूछा तुम्हें कैसे लगा? मुझे इंट्यूशन हो रही है, मुझे लग रहा है। यह इमेजिनेशन, उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है, लोगों को बुरा भला कही जाती है, गीबत पे गीबत। या फिर पुत्र एस्थेटिक प्रेफरेंस, एस्थेटिक प्रेफरेंस से मुराद जबरदस्त किस्म का अंदाजा लगाना। और कुछ लोगों में होता है, मेरा एक दोस्त है सर आजम, वो लोगों के बारे में अंदाजा लगाते हैं एस्थेटिक प्रेफरेंस और वो बिल्कुल सही निकलता है। उसके बाद जनाब रिलीजियस या फिलोसॉफिकल आइडियाज,
वो पीके फिल्म में नहीं, वो जो पंडित कह देता सरफराज मुसलमान है, सरफराज पाकिस्तानी है, तो बस सरफराज धोखा देगा। तो वो जनाब वो पूरा वो बता रहे थे कि फिलोसॉफिकल या रिलीजियस आइडियाज के ऊपर जो लोग हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स दे देते हैं, तो वो भी किसी वक्त गलत साबित हुई थी, क्योंकि होती तो हाइपोथेसिस ही है। सो टेस्ट बिफोर बिलीव, कंपैरिजन एंड एनालॉजी, मतलब स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें विद अदर प्रोसेसेस। तो बेटा आप आप किसी वक्त किसी चीज को डिस्कवर कर रहे होते, किसी एक चीज को, तो पता लगता है कि एक चीज को जानने के लिए आपको बहुत ज्यादा दूसरे हकाइक पता लग जाते हैं। So all these ways can also sometimes form basis for the scientific hypotheses. Hypothesis बनाने के बाद मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चों को एंड पर मौका दूंगा कि क्वेश्चन करें, ठीक है? अभी मीटिंग का टाइम खत्म होने में हमारे पास कोई 6 मिनट है, अल्लाह करे कि ये सारा खत्म हो जाए। एक्सपेरिमेंट, पुत्र, हाइपोथेसिस as you already know are subjected to rigorous testing। अब डॉक्टर ने कह दिया जनाब आप अपने पेट के टेस्ट करवाएं, इंटेस्टाइन के, स्टमक के, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा मैंने बार बार रिपीटेड एक्सपोजर किया, अगेन एंड अगेन मैंने एक्सपेरिमेंट्स कराए डॉक्टर साहब की हाइपोथेसिस के, तो पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन के, काश डॉक्टर साहब की बात फॉल्सिफाई हो जाए, गलत हो जाए। और इस तरह क्या होता है बेटा कि अगर इस तरह क्या होगा कि साइंटिस्ट डॉक्टर साहब का फिर अच्छा, अब अगर तो मेरे टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं तो डॉक्टर कहेगा अफजल साहब आपको गैस थी, जाए शाबाश घर जाकर वॉक किया करें। लेकिन अगर एक टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया तो इस तरह डॉक्टर का कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। अगर मेरा टेस्ट फॉल्सिफाई ना किया, उसने अगर हाइपोथेसिस को फॉल्सिफाई ना किया, अगर हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटेशन से गलत साबित नहीं होती तो साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या होगा, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे अगेन एंड अगेन, बायोप्सी की रिपोर्ट भेजी जाएगी, इंग्लैंड तक सैंपल्स भिजवा दिए जाएंगे विदाउट एवर बीइंग फॉल्सिफाइड। अगर उसको वेल सपोर्ट हासिल हो जाए उस हाइपोथेसिस को, तो उस हाइपोथेसिस को फिर डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेगा, फिर मेडिकेशन वगैरह शुरू हो जाएगी। And this may be used as the basis of formulating other hypothesis। ठीक मेरा बच्चा, तो पता लगा कि हाइपोथेसिस बना दी गई। अब मेरे बच्चों थ्योरी, क्या मेरा बेटा थ्योरी, तो जनाब थ्योरी क्या थी? अब क्या हुआ कि एक शख्स ने ऑब्जर्वेशंस बनाई, वो कोई रिसर्च वर्क कर रहा था, उसने हाइपोथेसिस बनाई, हाइपोथेसिस बनाकर उसने एक्सपेरिमेंटेशन से टेस्ट की। अब टेस्ट करने के बाद बेटा वो अपने रिजल्ट्स को पूरी दुनिया में भेज देगा। So there is seen a series of hypotheses supported by the results of many tests। तो अगर किसी हाइपोथेसिस को many tests के रिजल्ट्स की सपोर्ट हासिल हो जाए तो which is then called theory। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रोडक्टिव थ्योरी? बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। A good theory is predictive। तो प्रोडक्टिव थ्योरी नंबर 1 प्रिडिक्टिव होती है। प्रिडिक्टिव से मुराद which can guess future। नंबर 2 उसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, वो अपने आप को पूरी एक्सप्लेन कर सकती है। फिर नंबर 3 इट में सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, और उस थ्योरी के मुतालिक डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाई जा सकती हैं। So such a theory is called productive theory। दोबारा सुन ले, प्रोडक्टिव में मैंने 3 अल्फाज चेक करने आपके पेपर में। नंबर 1 आपने प्रिडिक्टिव लिखा हो, नंबर 2 आपने लिखा हो उसमें एक्सप्लेनेटरी पावर है, एंड नंबर 3 आपने लिखा हो कि इट में सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। अब जनाब उस थ्योरी को बायोलॉजिकल जर्नल्स में डालकर पूरी दुनिया में सर्कुलेट करा दिया जाएगा। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उसको एज अ चैलेंज ले लेंगे। अब एज अ चैलेंज लेकर उस पर नई नई हाइपोथेसिस बना बनाकर बार बार चेक करेंगे, रिगरस टेस्टिंग होगी। जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, सबको जेलसी होगी कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने क्यों ये थ्योरी बना ली है। वो सारे कोशिश करेंगे कि हम इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दें।
तो जनाब, however, even in the case of productive theory, the testing goes on. In fact, हकीकत में many scientists take it as a challenge. बहुत सारे साइंटिस्ट उसको चैलेंज के तौर पर ले लेंगे and exert even greater efforts to disprove the theory. If a theory survives this skeptical से मुराद such a doubtful approach, इतनी शक्क शुबहात वाली अप्रोच को भी अगर theory बर्दाश्त करती रहे and continues to be supported by experimental evidence, well, it becomes scientific law. It becomes scientific law. A scientific law is a uniform or constant fact. अब वो एक constant fact बन जाएगा, एक constant हकीकत of the nature बन जाएगी, क्योंकि अब वो गलत नहीं साबित हो सकती, पूरी दुनिया ने ट्राई मार लिया. And it is virtually, कहता दर हकीकत वो एक irrefutable theory है, एक ऐसी theory जो कि refuse नहीं हो सकी, जिसको कोई refuse नहीं कर सका, जिसको refusal नहीं हुई. So irrefutable theory बन गई. So biology is short in laws. Biology में laws बड़े कम हैं because of its elusive nature. What is elusive? Hard to grip. क्योंकि बेटा काफी ज्यादा changes आती जाती हैं organisms में, और पिछली theories गलत साबित होनी शुरू हो जाती हैं in the nature of life. लेकिन फिर भी कुछ laws हैं हमारे पास, और ये सारे laws जिनकी अभी examples दे रहे हैं, ये सारे second year में पढ़ोगे. बायोलॉजिकल लॉज है जनाब. नंबर 1 हार्डी वेनबर्ग लॉ, बड़ा मजे का लॉ है. एंड मेंडल्स लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप लोग पढ़ भी चुके हो अपनी 10th क्लास में. मेरा बच्चा, चूंकि मीटिंग का टाइम मेरा ख्याल है खत्म होने वाला है और किसी वक्त भी हमारी मीटिंग एंड हो सकती है, आपने जो क्वेश्चंस करने हो वो व्हाट्सएप के ग्रुप में आप लोग कर सकते हैं. उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर काफी अच्छा समझ आया हुआ होगा. डन. तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू सो मच. सर जी जी बेटी. अगर बायोलॉजी